आज एक कामयाब बिजनेस वूमेन के साथ साथ आर्किटेक्ट है, रूहानियत में भी माहिर है, एस्ट्रोलॉजर भी है, पामिस्ट भी है। जो एजुकेशनली बड़े साउंड होते हैं ना, वो इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा यकीन नहीं रखते हैं। जितना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलता जाता है ना, उतना आपको पता लगता है कि आपको उतना ही कम पता है। जो आप रूहानी इलाज करती हैं, इसकी कोई फीस है या फिर ये फीस बिल्लाह करते हैं? कुछ इलाज है जैसे कुछ फिक्स्ड होती हैं, उनका हदिया होता है, लेकिन फिर हमारी ये होती है कि जो भी अपना साहिब इस्तात के हिसाब से दे सकता है तो वो दे, क्योंकि उसमें फिर उनको पढ़ाई वज़ाइफ दिए जाते हैं। आज हम एक ऐसी पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर है जो हम इन्हीं के बारे में जानेंगे और इन्हीं के इल्म के मुताबिक हम जानेंगे। दिल और दिमाग में बातें चल रही हैं और उसको मुझे अपने तक जो है ना वो रखना चाहिए। और देखिए, ये बुजुर्गों की तरफ से बड़ों की तरफ। आयशा आरिफ शादी कब करवाने वाली? रूहानी इलाज के अंदर भी है, वो आपको उसके अंदर कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और अपने आप को मैनेज करना होता है। आयशा, ये बताइएगा कि आज की आयशा में और 10 साल पहले की आयशा में आप क्या डिफरेंस फील करती हैं? अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम आयशा आरिफ है। बचपन में ही इनको बहुत ज़्यादा शौक़ था तालीम हासिल करने का, मगर इनका एक भाई था, माँ बाप थे, मगर माँ बाप जो से थे वो डेफ थे। और इसके बावजूद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हौसला ना हारा। इनके माँ बाप ने इनकी तरबियत की और ये माशाल्लाह आज एक कामयाब बिजनेस वूमेन के साथ साथ आर्किटेक्ट है। नाज़रीन, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाता है और बीमारियां हर इंसान में आती है, चाहे वो जिस्मानी हो या रूहानी बीमारी हो। इनको किसी किस्म की बीमारी थी, ये इलाज करवाने जाती है और उनका फैज़ होता है। और नाज़रीन, ये खुद इलाज करने लग जाती है लोगों का। रूहानियत में भी माहिर है, एस्ट्रोलॉजर भी है, पामिस्ट भी है, तकदीर का राज भी जानती है और टैरो कार्ड रीडर भी है। नाज़रीन, चलती हैं आयशा आरिफ की जानिब और जानते हैं ये इतनी कम उम्र में इतने ज़्यादा जो नॉलेज है, टैलेंट है, किस तरह से आया इनकी ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आयशा, ये बताइएगा कि आपको, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को फरमाया कि मैंने तुम लोगों को आजमाना है, चाहे मैं औलाद से आजमाऊँ, दौलत से आजमाऊँ या जान से आजमाऊँ। अब बीमारियां भी, कुछ बीमारियां होती हैं रूहानी, कुछ बीमारियां होती है जिस्मानी। जिस्मानी बीमारियां वो होती है जो जाहिर हो जाती है। बिल्कुल। रूहानी बीमारी जो सी होती है वो इतनी जल्दी जाहिर नहीं होती जब तक वो देखने वाली आंख ना हो। तो आप में जो मसला मसाइल आपकी ज़िंदगी में आए थे, तो आपको कब उस चीज़ का अंदाज़ा हुआ और कैसे आपका बुजुर्गों के साथ रब्ता हुआ? मुझे असल में मुझे याद है कि मैं एक दिन, मेरे सर में बड़ी 3 दिन से शदीद दर्द और मैं मेडिसिन ले रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ और मैंने फिर इनको फ़ोन किया। मैंने कहा मेरी दर्द नहीं जा रही है। फिर इन्होंने कहा अच्छा आप आओ, और इन्होंने बस मुझे पानी दम करके दिया और वो मैंने जब पिया, और आपको इंस्टेंट रियलाइजेशन होती है कि अच्छा ये चीज़ जो है असल में ना, फात भाई ये बात है, सब लोगों को लगता है कि कुछ बीमारियां, और मतलब 2 कैटेगरीज बना दी। जो मेडिकल भी बीमारियां होती है ना, उसका भी जो रूट होता है ना वो रूहानी ही होता है। कुछ लोगों की वो इतनी बढ़ जाती है कि मेडिकल इंटरवेंशन करना ज़रूरी होती है। अच्छा आयशा, ये बताइएगा कि चले आपका जो भी मामला थे, जो भी मसले मसाइल थे, तबीयत में नासाजी से पैदा हो जाना, आप बुजुर्गों के पास गई, उन्होंने आपका इलाज कर दिया, कितना अर्सा आपका इलाज रहा? मेरा इलाज जो है वो ऑलमोस्ट कुछ 6-8 महीने तो रहा है और कंसिस्टेंट रहा है, क्योंकि वो हर किसी के मसले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके क्या इश्यूज़ हैं। रूहानी इलाज के अंदर भी है, वो आपको उसके अंदर कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और अपने आप को मैनेज करना होता है। बेहतर हो गया। आयशा, ये बताइएगा कि चलिए आपने 8 महीने आपका इलाज रहा, उसके बाद आपको कैसे दिलचस्पी पैदा हुई कि यार मुझे भी इस काम में दिलचस्पी है और मुझे भी इस काम में इन होना चाहिए? जी देखिए, ये तो बुज़ुर्गों का फैज़ और उनकी शफ़क़त है, और ये बेसिकली ना, इसमें आप से खुद फैसला नहीं होता, बेसिकली ना आपको चुना जाता है। मेरे अंदर एक तजस्सुस था इस चीज़ का, जैसे मैंने मेंशन किया। तो एक इंसान सोचता है कि ये क्या मामलात हैं, ये कैसे मामलात हैं, अपने सामने आप चीज़ों को देखते हैं। जो एजुकेशनली बड़े साउंड होते हैं ना, वो इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा यकीन नहीं रखते हैं। मैं खुद भी असल में उसी टाइप की बंदी थी। तो जब वो एक बंदा जब उस एक एक्सट्रीम पे गया हुआ होता है ना, जो इन चीज़ों पे नहीं यकीन रखता, तो वो जब अपने सामने इस तरह की चीज़ें होते हुए देखता है ना, तो उसका जो एक बिलीफ सिस्टम या एक उसका जो नज़रिया होता है ना, वो और मजबूत। आयशा, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपकी ज़िंदगी में कुछ मामला चले और आपको इस चीज़ पर
तजस्सुस पैदा हुआ कि जिस तरह से मैं मुश्किलात का सामना किया है, बहुत ज़्यादा ख़वातीन, बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ का सामना करते हैं, और आपको तजस्सुस पैदा हुआ, उसके बाद आपको ये ख्याल आ गया कि आपने ये काम करना है और सीखना है, किस तरह से फिर आपने उनके साथ डिस्कशन की कि मुझे भी ये काम सिखाएं, या फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार मैं आपको सिखाता हूँ ये काम? असल में वही मैंने आपको बात की ना कि ये बुजुर्गों की अता है और उनकी ही शफकत है। आपने जैसे बताया कि इलाज का क्या सिलसिला है, तो उसमें इलाज में ये है कि सबसे पहले उनसे बातचीत होती है, पूछा जाता है, उनकी डिटेल्स वगैरह ली जाती है, नाम, और फिर तशखीस होती है कि प्रॉब्लम क्या है, कि जादू का मसला है, नज़र बद का इशू है, बंदिश का है। जब आप कैटेगरी एक कर देते हैं ना, डिटेक्ट कि ये इशू है, फिर आप डायग्नोसिस हो जाता है, फिर आप उसके बेसिस के ऊपर इलाज देते हैं। रूहानी तौर पे जो फिर बात सबसे पहले आ रही होती है कि आप इनकी सेहत को बेहतर करें, तो आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी ये मामला बेहतर होते हैं तो उनकी ज़िंदगी के फिर बाकी मामला भी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। उसके ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आप इस वक्त एक कामयाब बिजनेस वूमेन भी है, तो आर्किटेक्ट आप प्रोफेशनलिज्म में कितना अर्सा हो गया आपको आए हुए? मुझे 6 से 7 साल हो गए। 6 से 7 साल। किस तरह का वर्कआउट आप करती हैं? बेसिकली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि आर्किटेक्चर जो एक डिग्री है वो बेसिकली आर्किटेक्ट जो है ये मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी देखती हूँ। तो आपके जो भी घर के या प्लाजा है, कमर्शियल काम है, रेस्टोरेंट्स हैं, जो आपकी हॉस्पिटैलिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम बेसिकली प्लान उसकी एक होती है कि कहाँ पे किस तरह की आपकी स्पेसेस जो है, लेआउट है वो किस तरह होगा, और फिर हम उसको इंटीरियर्स में भी देखते हैं कि वो जब कमरा तैयार होगा तो उसमें आपकी एक एम्बियंस जो है वो कैसे क्रिएट होगी। बेहतर हो गया। इस फील्ड में सम टाइम होता है ना कि हर कैटेगरी के लोग मिल जाते हैं, कुछ नेगेटिव माइंड के भी लोग मिल जाते हैं, तो कभी ऐसा कहा कि बच्चों होते तो मैं हो जा दम कर देगा? जी ये बात वैसे अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स मेरे अच्छे ही मिले। असल में पता है ये बात है जो मैं जिस चीज़ पे यकीन रखती हूँ ये है कि जब आपके अपने मिशन और गोल्स क्लियर होते हैं ना, फिर आपको जो क्लाइंट्स आगे मिलते हैं ना वो आपकी उसी चीज़ से रेजोनेट करते हैं। तो वो बड़ा ज़रूरी होता है कि आप खुद उस चीज़ के ऊपर यकीन रखते हो। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, उनको पैसा कमाना है, वो उनका गोल ही वही है, तो वो उनको क्लाइंट वैसे ही मिलेंगे। कुछ लोग इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए काम करते हैं, तो उनको फिर उसी तरह के लोग ही मिलते हैं। तो बेसिकली वो आप जिस तरह की एनर्जी एक करते हैं और सारे रूहानी मामला में फिर अल्टीमेटली उसी तौर पे ही अल्लाह की मदद आती है, फिर क्लाइंट्स भी आपको वैसे ही मिलते हैं। बेहतर हो गया। मुझे ये बताइएगा कि बेशक आपने जैसा कि बताया कि आपके बाद भी और आपसे पहले भी बहुत ज़्यादा लड़कियां इस फील्ड में आ चुकी हैं और आ रही हैं, मज़ीद स्टडी कर रही हैं, मगर आप में कुछ ऐसी एक अनोखी बात यह है कि आपके जो उनसे वालिदैन हैं वो डेफ है, और इसके बावजूद उन्होंने आपकी तरबियत में किसी भी किस्म की कमी नहीं रखी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स का तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वाकई में अगेंस्ट ऑल ऑड्स, स्पेशली मेरे जो फादर हैं उन्होंने बड़ी मेहनत करके जो है वो हमें किया, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, और उनके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस था जो कि उन्होंने हम बच्चों को भी दिया। जब आप प्रोफेशनलिज्म में आई और आपके हाथ में जब आपकी ज़िंदगी की पहली कमाई आई, तो क्या एक्सप्रेशंस थे, और माँ बाप के साथ जब आप बैठी हो वो डिस्कशन हुई है, क्या एक्सप्रेशंस थे आपके? मेरे लिए तो बड़ी ज़्यादा खुशी की बात थी, और मुझे याद है कि मेरी जब पहली पे आई थी तो मैं ये भी बता दे चले कोई तब मैं तो मेरी इनिशियल जो सैलरी थी मुझे 25,000 मिली थी। बेहतरीन है। और इट वाज बैक इन 2017 और 16 आई गेस, और तो इससे डबल डॉलर मिलते हो। जी वो बस कहती जी बताएंगे अब आप। और उसमें फिर मैंने सबसे पहले वो जो अपनी एक होती है ना गिफ्ट्स खरीदे थे मैंने सबके लिए। आयशा ये बताइएगा कि आज की आयशा में और 10 साल पहले की आयशा में आप क्या डिफरेंस फील करती हैं? 10 साल की पहले की आयशा में काफ़ी ज़्यादा एक कह लें कि एक ना इतराब नहीं होता एक बंदे की ज़िंदगी में, तो वो जब अंदर की दुनिया थोड़ी सी होती है ना तो वो बाहर भी होती है। तो अभी मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलता जाता है ना उतना आपको पता लगता है कि आपको उतना ही कम पता है। तो जब आप जितना मज़ीद आगे जाते जाते हैं, बुज़ुर्गों के पास बैठते हैं, उनके फैज़ हासिल करते हैं, आपको उतना रियलाइज़ होता है कि जितना आप जान रहे हैं ना बहुत कम है अभी, और भी मज़ीद, और इसी चीज़ें जो अभी भी आपको नहीं पता। अच्छा ये बताइएगा जो आप रूहानी इलाज करती हैं इसकी कोई फीस है या फिर ये फीस बिल्ला करते हैं आप? जो अपॉइंटमेंट है उसके कुछ चार्जेस होते हैं, लेकिन जो लोग नहीं दे सकते फिर हम उसका एक डिफरेंट
कर लेते हैं, या मेरी कोशिश यही होती है। कुछ इलाज है जैसे कुछ फिक्स्ड होती हैं, उनका हदिया होता है, लेकिन फिर हमारी ये होती है कि जो भी अपना साहिब इस्तात के हिसाब से दे सकता है तो वो दे, क्योंकि उसमें फिर उनको पढ़ाई वज़ाइफ दिए जाते हैं। बेहतर होगा आयशा ये बताइएगा कि माशाल्लाह टैरो कार्ड का इल्म भी आपने सीखा है, इजाज़त मिली है, तो ज़रा इसके मुतालिक भी कुछ करके दिखाएं, कोई ऐसा जवाब चल पूरे लोगों का आप करती हैं, कम से कम अपना निकालें। इन्हीं के बारे में जानेंगे और इन्हीं के इल्म के मुताबिक हम जानेंगे। जी, मैं आजकल क्या सोच रही हूँ जी, अभी तो मेरी जो सिचुएशन है, कुछ बातें हैं जो मैंने प्लानिंग की हुई है और मैं वो सोच रही हूँ और उसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये देखें, अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो मैं ऐसे में बता देती हूँ। देखिए ये कार्ड आया, दिल और दिमाग में बातें चल रही हैं और उसको मुझे अपने तक जो है ना वो रखना चाहिए। और देखिए ये बुजुर्गों की तरफ से, बड़ों की तरफ से ये एक बात भी इंडिकेट हो गई है कि कुछ प्लानिंग जो है वो चल रही है और मुझे वो उसको अपने ज़ात तक जो है वो रखना चाहिए। और सेकंड कार्ड भी ये आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, कि मेरे साथ एक एनर्जी जो है वो चल रही है, मैं कामों के अंदर इन्वॉल्व हूँ, सारा कुछ है। बेहतर हो गया। अच्छा, लास्ट में हम सिर्फ ये पूछेंगे कि आयशा आरिफ शादी कब करवाने वाली है? ये हम इल्म, आप ही के इल्म के मुताबिक आप ही बताएंगे कि आयशा आरिफ अब कब शादी करवाने वाली है? मेरी शादी के कब तक चांसेस है? ये जनाब सूरज आया कोई खुशखबरी की मुझे इलामत नजर, इतना मुझे भी इल्म हो गया जितने प्रोग्राम मैंने टैरो काट के कर लिए है ना नाज़रीन, हल्के फुल्के से हो जाए ना, एक मतलब कि समझ ले कि मुझे ग्रीन सिग्नल नजर आ रहे हैं। ऐसे ग्रीन सिग्नल आ जाएंगे क्योंकि लास्ट जो कार्ड है वो अच्छा ही आया है और इंशाल्लाह जो है वो जल्द 2023 में हम खबर सुनने को मिल जाएगी। 2023 में फिर आपकी शादी की रोटी हम खाएंगे कह सकते हैं, पता नहीं, शायद हो सकता है। चले, बेहतर हो गया। आयशा लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? पैगाम जो है वो बस यही है कि कोशिश करें कि जो भी ज़िंदगी में मामला चल रहे हैं उसके अंदर ज़रूरी ये होता है कि अपना दिल और दिमाग इंसान जो है ना वो सही रखे और उसके ऊपर काम करता रहे। और जिस तरह एक इंसान साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है, इस तरह ये वाली भी जो वैल्यूज़ और ये जब चीज़ें करनी होती है ना, वो एक बज़ाहिर चीज़ हमें नज़र आ रही है कि हमने साइकिल चलाना सीख लिया, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की भी क्वालिटीज़ और बाकी सब चीज़ों को भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो जब ये दिल और दिमाग की जो दुनिया ठीक रहती है ना, फिर आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती है ना वो आपको अच्छी चल रही होती है। और ये दिल और दिमाग की दुनिया ठीक करने के लिए आपको किसी बड़े का साथ होना, उनकी दुआएं और फैज़ होना बहुत ज़रूरी होता है और वो फिर आगे जो आपकी ज़िंदगी के मकासद होते हैं ना उनमें फिर कामयाबियाँ दिलवाते हैं। बेहतर हो गया। नाज़रीन, आयशा आरिफ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई है और ये रूहानी डॉक्टर भी हैं। अगर आपको रूहानी इलाज भी करवाना होगा तब भी आप, अगर आपने हिसाब लगवाना है तो ऐसा पक्का हिसाब आपका नाज़रीन लगेगा कि आप तमाम आस्थाने भूल जाएंगे। आप कहेंगे जी हमने आयशा से ही हिसाब लगवाना है। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।